आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे गुरुत्वीय नियतांक। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में प्रयुक्त गुरुत्वीय स्थिरांक g के मान को प्रायोगिक आधार पर ज्ञात किया जा सकता है तथा इस प्रकार के प्रयोग को सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1797 में किया था। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है तो उसकी वैल्यू हम लोग प्रयोग के आधार पर यानी प्रैक्टिकली ज्ञात कर सकते हैं। और ये काम सबसे पहले अंग्रेज वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने 1797 में किया था। उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरण को व्यवस्था चित्र 7.6 में दर्शाया गया। तो उन्होंने जो एपरेटस यूज किया था उसको यहाँ पर देखे 7.6 फिगर में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखे लिखा है कि कैवेंडिश प्रयोग का योजनावत आरेखन, यानी योजना बना करके किस तरह से उन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की वैल्यू ज्ञात की थी, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि S1 तथा S2 को दो विशाल गोले हैं छायांकित दर्शाए गए हैं। तो S1 और S2 ये दो विशाल गोले हैं, जैसे पृथ्वी हमारी इस तरह के, जिन्हें A व B पर स्थित द्रव्यमानों के दोनों ओर रखा जाता है। तो ये AB लाइन है, AB में यहाँ पर भी रखा जा सकता है और यहाँ पर, दोनों ओर में से कहीं पर भी, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट करके दिखाया गया है कि यहाँ पर भी रखा जा सकता है। अब कह रहा है कि जब विशाल द्रव्यमानों बिंदुकित वृत्तों द्वारा दर्शाए को दूसरी ओर ले जाते हैं तो क्षण AB थोड़ा घूर्णन करती है। तो अगर हम S1 इधर है, S2 इधर है, इसको अगर ये डॉट डॉट वाले की तरफ ले जाते हैं, यानी S2 को इधर ले आते हैं, S1 को इधर ले आते हैं, तो ये जो AB छड़ है, अगर इसको हम छड़ मान लें तो ये थोड़ा सा घूम जाती है, रोटेट हो जाती है, क्योंकि अब बलाघूर्ण की दिशा व्युत्क्रमित हो जाती है। क्योंकि अब क्या होता है, जब हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमने उल्टा कर दिया। तो जो बलाघूर्ण यानी टार्क लग रहा था उसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाती है, क्योंकि हमने इनको उल्टा कर दिया। और बलाघूर्ण हमारा सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए जब इनकी हम स्थिति को बदल देते हैं तो बलाघूर्ण की दिशा यानी टार्क की दिशा बदल जाती है। घूर्णन कोण को प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो रोटेशन एंगल जो है उसको हम प्रैक्टिकल द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे बता रहा है कि छड़ AB के दोनों सिरों पर दो छोटे शीशे के गोले जुड़े होते हैं। यहाँ पर ये देखिए पॉइंट छोटे छोटे दिए गए हैं। तो ये दो शीशे के गोले जुड़े रहते हैं, यानी कांच के गोले। कह रहा है इस छड़ को एक पतले तार द्वारा किसी दृढ़ टेक से निलंबित किया जाता है। तो इस छड़ को जो है क्या करते हैं, जो ये AB छड़ है, इसमें शीशे के छोटे छोटे गोले हैं, इसको एक यहाँ पर जैसे खूंटी है तो यहाँ से ऐसे बांध दिया जाता है, बांध के टांग दिया जाता है। कह रहा है शीशे के दो विशाल गोलों को चित्र में दर्शाए अनुसार छोटे गोलों के निकट परंतु विपरीत दिशाओं में लाया जाता है। तो ये शीशे के ही गोले हैं, जो ये विशाल गोले प्रैक्टिकल के लिए, यहाँ पर बहुत छोटे गोले हैं और ये विशाल गोले हैं। तो इनको विपरीत दिशा में, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर लाया जाता है। जब हम इसको लाते हैं तो कह रहा है बड़े गोले चित्र में दर्शाए अनुसार अपने निकट के छोटे गोलों को समान तथा विपरीत बलों से आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये पैदा होती है कि पहले ये गोला इसको आकर्षित करेगा, तो ये गोला इसको आकर्षित करेगा। तो ये छड़ कैसे घूमना चाहिए, ये छड़ हमारी इस प्रकार से घूमेगी। ये गोला
इसको आकर्षित करेगा, ये छोटा है तो ये अपने स्थान से नहीं हटेगा, इसको हटाएगा तो ये ऐसे घूमेगी। अब ये इसको खींचेगा तो ये ऐसे जाएगी, यानी घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में ऐसे रोटेट करेगी ये छड़, प्रारंभिक स्थिति में जैसा अभी है। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूर्णन करेगी। अब कह रहा है कि छड़ पर कोई नेट बल नहीं लगता, जो छड़ है उस पर कोई नेट बल नहीं लगता, परंतु केवल एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो स्पष्ट रूप से छड़ की लंबाई का f गुना होता है, जबकि यहाँ f विशाल गोले तथा उसके निकट वाले छोटे गोले के बीच परस्पर आकर्षण बल है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि छड़ पर कोई नेट बल काम नहीं करता है। छड़ पर नेट बल क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि अगर हम इन दो गोलों की आपस में बात करें कि ये इसको आकर्षित करे, ये इसको आकर्षित करे, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये गोला इसको आकर्षित करेगा तो ये ऐसे तीर हो जाएगा, ये गोला इसको आकर्षित कर रहा है, अब ये गोला इसको आकर्षित करेगा तो ये तीर ऐसे हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत और बराबर परिमाण के होंगे, क्योंकि गोले बराबर हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और नेट बल शून्य हो जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि छड़ पर कोई नेट बल नहीं लगता, परंतु केवल एक बलाघूर्ण कार्य करता है जो स्पष्ट रूप से छड़ की लंबाई का f गुना होता है। एक बलाघूर्ण काम करता है, जो ये छड़ है इसकी लंबाई का f टाइम्स होता है, f गुना छड़ की लंबाई का। क्यों? क्योंकि बलाघूर्ण जो हमारा होता है f टाउ इक्वल टू वो r क्रॉस f होता है, टाउ इक्वल टू r क्रॉस f होता है। तो चूंकि यहाँ r के साथ गुणा हो रहा है f में, तो f गुना इसीलिए कह रहा है f टाइम्स, क्योंकि f में r का गुणा हो रहा है और r तो फिक्स है, f में परिवर्तन होगा। f मतलब इनके खींचने में बदलेगा, या यूं कहें कि ये पोजीशन बदल रही है, लेकिन r दूरी निश्चित है, तो इसलिए f गुना कह रहा है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि छड़ की लंबाई का f गुना बल होगा, जबकि यहाँ f विशाल गोले तथा उसके निकट वाले छोटे गोले के बीच परस्पर आकर्षण बल है। तो आकर्षण बल है तो टार्क यानी बलाघूर्ण r क्रॉस f होता है, तो जो f है उसी में r का गुणा होगा, तभी तो बलाघूर्ण यानी टार्क निकलेगा। तो इसीलिए, और चूंकि द्रव्यमान आपस में आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित तो होते नहीं, इसलिए आकर्षण बल लिखा है। इस बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार में तब तक ऐंठन आती है जब तक प्रत्यानयन बल आघूर्ण गुरुत्वीय बल आघूर्ण के बराबर नहीं हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। तो ध्यान दीजिए, इसे थोड़े हमें बारीकी से समझना है कि ये गोला हमारी तरफ है, नीचे नहीं है कि नीचे को ये छड़ जाएगी, ये हमारी तरफ है। अगर नीचे को जाती तो ये जो डाट डाट करके ऐसे बनाया है घूमने के लिए पथ, ये वृत्ताकार होता, सर्कुलर, जबकि ये दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल है। इसे समझ में आ रहा है कि ये छड़ जो है ऐसे ऐसे घूमेगी, इस तरह जैसे हम किसी पेड़ पर झूला लटका देते हैं और झूले में इधर उधर घूम के उसमें ऐंठन उत्पन्न कर दें, उस तरह ये छड़ घूमेगी। तो ये जब घूम के इस रस्सी पे ऐंठन उत्पन्न होगी तो ये जो है खींचा, ये ऊपर की ओर भागेगा और ये गोले इसको खींच रहे हैं, चूंकि इस छड़ में जो छोटे गोले लगे हैं, तो इसको उतना ही ऐंठन इसमें आ सकता है जितना गुरुत्व बल के कारण ये गोले इसको नीचे की ओर खींचेंगे। तो ऐंठन बल ऊपर की ओर लगेगा, ऐंठन बल ऊपर की ओर लगेगा क्योंकि ये आपस में ऐंठन इसमें उत्पन्न होगा रस्सी में, जब भी ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, और ये गोले के कारण ये नीचे की ओर जाएगा इस तरह।
नीचे की ओर नहीं मतलब ये हमारी तरफ, ये गोले अगल बगल रखे गए हैं, नीचे ऊपर नहीं है, नहीं तो ये ऐसे घूमने लगेगी छड़। ये ऐसे घूम रही है जैसे कुम्हार का चाक घूमता है, तभी तो इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी। तो ये हमारी तरफ गोला मान लीजिए और ये विपरीत तरफ है, कागज के पीछे की ओर और एक कागज के बाहर हमारी तरफ। तो जब ऐसे ऐसे ऐंठन होगी तो इसका जो ये पृथ्वी खींचेगी तो भार के कारण नीचे की ओर जो खींचेगा और ये ऐंठन के कारण ऊपर की ओर ये भागेगा। तो ये ऐंठन के कारण उतना ही ऊपर जा सकता है जितना इनका भार है। जब ऐंठन बल और ये भार बराबर हो जाएंगे तो फिर ये घूमना बंद कर देगा। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर इस बल आघूर्ण के कारण निलंबन तार में तब तक ऐंठन आती है जब तक प्रत्यानयन बल आघूर्ण गुरुत्वीय बलाघूर्ण के बराबर नहीं होता। तो गुरुत्वीय बलाघूर्ण यानी पृथ्वी अपने द्वारा खींच कर जितना इसको घुमाना चाहती है, या ये पत्थर ये गोला जितना अपनी ओर खींच के घुमाना चाहता है, तो ये और इसका ऐंठन बल जब बराबर हो जाएंगे तब तक ये ऐंठन इसमें आएगी, ये कहने का मतलब है। तो वही कह रहा है कि इस बलाघूर्ण के कारण निलंबन तार में तब तक ऐंठन आती है जब तक प्रत्यानयन बलाघूर्ण गुरुत्वीय बलाघूर्ण के बराबर नहीं हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए लिखा गया है प्रत्यानयन बल मतलब प्रत्यानयन बलाघूर्ण मतलब रिस्टोरिंग टार्क। अब देखें यहां पर कह रहा है कि यदि निलंबन तार का व्यावर्तन कोण थीटा है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर। एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब ऐंठन के कारण जो एंगल आया है, व्यावर्तन मतलब ऐंठन के कारण ट्विस्ट। तो वही कह रहा है कि यदि निलंबन तार का व्यावर्तन कोण थीटा है तो प्रत्यानयन बलाघूर्ण थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा टाउ थीटा के बराबर हुआ। यहाँ टाउ प्रत्यानयन बलयुग्म प्रति एकांक व्यावर्तन कोण है। तो ध्यान दीजिए बल आघूर्ण जो है वो जितना घूर्णन कराएगा उतना ही थीटा बनेगा, इसलिए जो थीटा है ये टाउ थीटा के बराबर होगा। बल आघूर्ण थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा टाउ थीटा के बराबर हुआ। यहाँ टाउ प्रत्यानयन बल युग्म प्रति एकांक व्यावर्तन कोण है। जो टाउ है यह प्रत्यानयन बल यानी रिस्टोरिंग फोर्स है, जो बल लग रहे हैं दोनों तरफ से, युग्म मतलब जोड़ है, प्रति एकांक व्यावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ सस्पेंडेड वायर, यानी जो वायर जिससे लटकाई गई है छड़, तो ये थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब कितना वो छड़ घूम रही है। द रिस्टोरिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी जो बलाघूर्ण है प्रत्यानयन बलाघूर्ण है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कामा इक्वल टू टाउ थीटा, या इसको ये कह सकते हैं कि टाउ थीटा के बराबर है। वेयर टाउ इज द रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ पर ये जो टाउ है, वेयर टाउ इज द रिस्टोरिंग कपल, यानी बलयुग्म का जो प्रत्यानयन बल है बलाघूर्ण है पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसके प्रति यूनिट के बराबर है। टाउ कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, एग्जाम्पल बाई अप्लाइंग ए नॉन टार्क एंड मेजरिंग द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है कह रहा है वो टाउ थीटा के बराबर हुआ। यहाँ टाउ प्रत्यानयन बल युग्म है प्रति एकांक व्यावर्तन कोण के। टाउ की माप अलग प्रयोग द्वारा की जा सकती है, जैसे कि ज्ञात बलाघूर्ण का अनुप्रयोग करके तथा व्यावर्तन कोण माप करके। तो जो ज्ञात बलाघूर्ण है उसको प्रैक्टिकली हम लोग
प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं, और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट यानी व्यावर्तन कोण है उसको माप करके। अब क्या है, कह रहा है कि गोल गेंदों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही होता है जितना कि गेंदों के द्रव्यमान को उनके केंद्रों पर संकेंद्रित मानकर ज्ञात किया जाता है। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करें तो गेंदों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही आता है जितना अगर हम गेंदों के द्रव्यमान केंद्र पर मान लें कि पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, यानी सेंटर ऑफ मास पर अगर पूरे द्रव्यमान को केंद्रित मान लें तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही आता है जितना उसके केंद्रों पर संकेंद्रित मान लिया जाए द्रव्यमान को, जो गोले लिए गए हैं। तो इस प्रकार यदि विशाल गोले तथा उनके निकट के छोटे गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर d मान ली जाए तथा बड़ा द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया जाए और छोटे जो शीशे के गोले हैं उनका स्मॉल m मान लिया जाए, तो गोलों के द्रव्यमान के हिसाब से कह रहा है बड़े गोले का कैपिटल M, छोटे गोले का स्मॉल m गोले के द्रव्यमान है। तो बड़े गोले तथा उसके निकट के छोटे गोले के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपान d स्क्वायर हो जाएगा, जैसा हम पीछे से पढ़ते चले आए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, ये गुरुत्वाकर्षण बल आ गया। अब यही गुरुत्वाकर्षण बल ऐंठन बल के बराबर होगा, जिसे हम बल आघूर्ण कहेंगे, जहाँ पर बल आघूर्ण के साथ ये थीटा का गुणा हुआ है जो कि व्यावर्तन कोण है। तो वही कह रहा है कि यदि छड़ AB की लंबाई कैपिटल L है तो F के कारण उत्पन्न बलाघूर्ण F तथा L का गुणनफल होगा, क्योंकि बलाघूर्ण यानी टार्क बराबर R क्रॉस F, अभी हमने पढ़ा, पीछे भी पढ़ा है कि बल गुणे उसके बीच की लंबावत दूरी, यही बलाघूर्ण का फार्मूला होता है। तो कह रहा है संतुलन के समय यह बलाघूर्ण प्रत्यानयन बलाघूर्ण के बराबर होता है। तो जब संतुलन की स्थिति होगी यानी बल आघूर्ण संतुलन की स्थिति में प्रत्यानयन बल आघूर्ण या गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, तभी वो वहीं पर ऐंठन करके रुक जाएगी। तो वही कह रहा है कि अतः क्या हो जाएगा, G M कैपिटल M स्मॉल m अपान d स्क्वायर इंटू L। यहाँ पर देखिए ये प्रति एकांक लंबाई, बल गुणे बल के बीच की दूरी, लंबावत दूरी टाउ इक्वल टू R क्रॉस F होता है। तो यहाँ पर F तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल F। अब इसके साथ R मतलब R कहें या बीच की लंबाई L कहें, यहाँ L माना गया है तो L क्रॉस F लिख सकते हैं। तो यहाँ भी L का गुणा हुआ, क्योंकि ये टाउ जो है ये R क्रॉस F या L क्रॉस F ही है, तो इसीलिए यहाँ भी L का गुणा करना पड़ा, तभी दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। और थीटा हमारा व्यावर्तन कोण। तो इस तरह से ये फार्मूला निकल के आया। तो कह रहा है इस प्रकार थीटा का प्रेक्षण करके इस समीकरण की सहायता से G का मान परिकलित किया जा सकता है। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर टाउ इंटू थीटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टाउ बलाघूर्ण है, तो इधर भी हमें बलाघूर्ण ही बनाना पड़ेगा। तो बल में बीच की दूरी अगर गुणा कर दे लंबवत, तो ये भी बलाघूर्ण का एक तरह से रूप हो जाएगा। तो इसीलिए एल का यहाँ पर गुणा किया, तब ये टाउ थीटा के बराबर होगा। कैवेंडिश प्रयोग के बाद जी के मापन में परिष्करण हुए तथा अब जी का प्रचलित मान इस प्रकार है। तो इसी फार्मूले से थीटा जो निकाला कैवेंडिश ने, और आज जो प्रचलित मान है वो जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो ये जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन लगाते समय आपको जी की वैल्यू नहीं दी जाएगी, कैपिटल जी की वैल्यू। क्वेश्चन लगाते समय जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ये माना जाएगा कि आपको याद है। अब आगे आ जाता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी को गोल होने के कारण बहुत से संकेंद्री खगोलीय खोलों का मिलकर बना माना जा सकता है।
तो चूंकि हमारी पृथ्वी गोल है और ठोस है, तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारी मोटी मोटी परतें, जैसे प्याज में एक के ऊपर एक चिपक के पूरा प्याज गोल बनता है, उस तरह से हम बहुत सारी परतों के एक सेंटर में संकेंद्रित होने वाली मान सकते हैं, जिनमें सबसे छोटा खोल केंद्र पर तथा सबसे बड़ा खोल उसके पृष्ठ पर है। और ये मान सकते हैं कि सबसे छोटा केंद्र बिंदु में होगा और सबसे बड़ा इसके बाहरी सतह पर होगा। पृथ्वी के बाहर का कोई भी बिंदु स्पष्ट रूप से इन सभी खोलों के बाहर हुआ। तो पृथ्वी के बाहर का कोई भी बिंदु, जाहिर सी बात है कि बाहरी खोल है तो बाहर का बिंदु पृष्ठ पर ही होगा। इस प्रकार सभी खोल पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेंगे जैसे कि इन सभी खोलों के द्रव्यमान पिछले अनुभाग में वर्णित परिणाम के अनुसार उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर संकेंद्रित होते हैं। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा कि सभी खोलों के द्रव्यमान जो हैं पिछले अनुभाग में वर्णित परिणाम के अनुसार उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर संकेंद्रित होंगे। तो जैसे ये कई परतों में बना मान है, तो जो सेंटर है यहीं पर सेंटर ऑफ मास यानी पूरे गोले का द्रव्यमान केंद्रित होगा। कह रहा सभी खोलों के संयोजन का कुल द्रव्यमान पृथ्वी का ही द्रव्यमान हुआ। तो जैसे बात है कि जितनी परतें हमने मानी हैं उनको सबको अगर संयोजित कर लें तो जाहिर सी बात पृथ्वी का वही द्रव्यमान हुआ। अतः पृथ्वी के बाहर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल को यही मानकर ज्ञात किया जाता है कि पृथ्वी का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। तो पृथ्वी के बाहर जब हम गुरुत्वाकर्षण की बल की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो भी पृथ्वी का द्रव्यमान है उसके केंद्र बिंदु पर केंद्रित है। तो पृथ्वी के भीतर स्थित बिंदुओं के लिए स्थिति भिन्न होती है, जैसा चित्र 7.7 में स्पष्ट किया गया है। तो ये देखिए पृथ्वी का पृष्ठ है और ये एक मान लीजिए एक बाहरी परत है, ये अंदर वाला परत है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये द्रव्यमान यहाँ पर स्मॉल m है और यहाँ बाहर ये mr है, क्योंकि ये r परिधि से ये जो r है यहाँ पर है, इससे मतलब बाहर है। और ये बीच इन दोनों जो परतें हैं उनके बीच की दूरी d है। तो ये देखिए इसकी पोजीशन ये स्मॉल m की यहाँ है, कैपिटल M की ये बाहर का मान लीजिए पूरे का द्रव्यमान होगा, क्योंकि इसका कोई वो नहीं दिया गया है। तो वही कह रहा अभी नीचे ये पढ़ते हैं तो पता चलेगा। तो यमी पृथ्वी का द्रव्यमान तथा आरी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ये कैपिटल आरी पृथ्वी की त्रिज्या है और एमी पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसको थोड़ा इंग्लिश वाली बुक में भी देखते हैं। तो यहाँ पर भी mr दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे d गहराई पर स्थित किसी खान में कोई द्रव्यमान स्मॉल m रखा है। अब ये मानते हैं कि पृथ्वी का सतह यहाँ पर है तो इससे गहराई d मान ली जाए। तो यहाँ पर कोई एक खान मान ले, जैसे खदान खोदी जाती है, वहाँ पर स्मॉल द्रव्यमान m रखा गया है। तो कह रहा है हम पृथ्वी को गोलतः सममित मानते हैं। देखिए पृथ्वी वैसे पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। तो कह रहा है कि पहले की ही भांति अब फिर पृथ्वी को संकेंद्रित खोलों से मिलकर बनी मानिए और यह विचार कीजिए कि पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई द्रव्यमान m स्मॉल m रखा गया है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये स्मॉल r दूरी पर यह स्मॉल m द्रव्यमान रखा गया है और ये मान के चलेंगे कि पृथ्वी कई सारी परतों के एक दूसरे के ऊपर लिपटने से बनी हुई है। कह रहा है कि बिंदु P r त्रिज्या के गोले के बाहर है। बिंदु P हमारा बिंदु P ये r त्रिज्या का जो गोला है इससे बाहर है, ये मान के चलना है। उन सभी खोलों के लिए जिनकी त्रिज्या r से अधिक है बिंदु P उनके भीतर है। कह रहा है उन सभी खोलों के लिए जिनकी त्रिज्या r से अधिक है बिंदु P उनके भीतर है। तो हम ये मान के चलेंगे
कि आर त्रिज्या के बाहर जितने भी परतें हैं उन सब परतों के अंदर ये बिंदु P है, सब परतों के अंदर है, और ये R जो हमने ये डॉट डॉट किया है इससे बाहर है, ये मान के हम लोग चलेंगे। तो कह रहा है कि अतः पिछले भाग में वर्णित परिणाम के अनुसार ये सभी खोल P पर रखे द्रव्यमानों पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित नहीं करते। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मान लीजिए पृथ्वी है, इस यहाँ पर यहाँ से बल इधर को लग रहा है और इस बिंदु इधर होता तो यहाँ से बल इधर को लगता, तो इधर से इधर को ये दिशा इधर हो गई है, इस वाले पे इधर को तो ये दिशा इधर हो गई, मतलब दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो गई और बराबर बल लग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो कुल नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो उसी को कह रहा है कि अतः पिछले भाग में वर्णित परिणाम के अनुसार ये सभी खोल P पर रखे द्रव्यमानों पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित नहीं करते। त्रिज्या अगर कोई R के बराबर है या उससे कम है कि खोल मिलकर R त्रिज्या का गोला निर्मित करते हैं तथा बिंदु P पर इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है। अब ये कह रहा है कि हम ये मान के चलते हैं कि R से छोटी त्रिज्या या R के बराबर त्रिज्या की जितनी परतें हैं, R से छोटी त्रिज्या की परतें ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, और ये R के बराबर त्रिज्या तक अगर हम प्याज के छिलके जैसे बनाएं और P उसके बाहर हो तो P हमारा इस R के पृष्ठ पर पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। तो वही कह रहा है कि P इस गोले के पृष्ठ पर स्थित है, अतः R त्रिज्या का यह छोटा गोला P पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल m पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है जैसे इसका समस्त द्रव्यमान mr इसके केंद्र पर संकेंद्रित है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो P है इस पर कोई द्रव्यमान स्मॉल m रखा है, तो इस पर ऐसा बल लगेगा कि ऐसा महसूस होगा कि इस केंद्र बिंदु पर ये पूरा द्रव्यमान रखा हुआ है जिसको mr माना गया है। तो ये चीज निकल के आई। तो वही कह रहा है कि अतः R त्रिज्या का एक छोटा गोला P पर स्थित द्रव्यमान स्मॉल m पर इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करता है जैसे इसका समस्त द्रव्यमान mr इसके केंद्र पर संकेंद्रित है। इस प्रकार P पर स्थित द्रव्यमान m पर आरोपित बल का परिमाण F बराबर G स्मॉल m इंटू mr अपान r²। ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस स्मॉल m को छोटा गोला मानेंगे और ये जो बड़ा गोला है इसके पूर्ण द्रव्यमान को अगर यहाँ पर केंद्रित मान लें तो फिर ये एक तरह से दो गोले हो जाएंगे, और दो गोलों के बीच जो बल का फार्मूला था वो यही था F बराबर कैपिटल G स्मॉल m इंटू mr अपान r², बीच की दूरी r। हम यह मानते हैं कि समस्त पृथ्वी का घनत्व एक समान है। हम ये मान के चलेंगे कि पृथ्वी की जो डेंसिटी है सब जगह एक समान है, अतः इसका द्रव्यमान me = 4π/3 r³ और रो हो जाएगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? पृथ्वी हमारी गोलाकार है तो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे गोले का स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? आयतन का 4/3 πr³ होता है। ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान है तो यमी हो जाएगा। अब यमी अगर बराबर लिखेंगे तो यमी बराबर हो जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो 4/3 πr पृथ्वी के लिए re लिख देंगे, क्यूब इंटू घनत्व को हम d लिखे हैं, उसने डेल्टा लिखा है रो, तो ऐसे हम लोग भी बना देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए कह रहा है जहाँ re पृथ्वी की त्रिज्या तथा रो इसका घनत्व है।
इसके विपरीत r त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान 4π/3 और रो क्यूब होता है। ये गोले का द्रव्यमान जैसा अभी हमने लिखा, तो इसलिए यह बराबर gm। अब ये द्रव्यमान को इस फॉर्म में लिखेंगे तो 4π/3 रो, ये r³ हो जाएगा। r² तो नीचे है ही, ये r² नीचे है ही, तो यहाँ पर m की जगह ये द्रव्यमान लिख देंगे। कुल मिलाकर द्रव्यमान 4π/3 रो क्यूब होगा, 4π/3 रो क्यूब डेल्टा। तो r त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान ये हो जाएगा, तो यहाँ पर है बराबर gm 4π/3 रो r³ और नीचे r²। इसको सॉल्व करेंगे तो gm me/re³ हो जाएगा। r³/r² वैसे बना रहेगा। ये द्रव्यमान इसकी जगह m ही रख दिया और नीचे r ही रख दिया, re³। ये देखिए me/re³ इधर जाएगा तो 4π/3 रो बचेगा इधर, तो 4π/3 रो की जगह me/re³ रखा है, बस इतना किया है। तो 4π/3 रो की जगह me/re³ रखा है, ये r³ है। सॉल्व किया तो आ गया g me/re³ r, ये निकल के आया। तो जैसे स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ निकल करके आया। यदि द्रव्यमान m पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित है तो r बराबर R तथा समीकरण 7.10 से इस पर गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर g(m)e(r²)। तो इस फार्मूले की बात कर रहा है कि जहाँ पर ये यदि द्रव्यमान m पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित हो, अगर यहाँ पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित हो जाए तो ये r की जगह, ये r की जगह पूरी पृथ्वी की त्रिज्या r ही हो जाएगी, तो r बराबर r ही हो जाएगा। तब ये समीकरण क्या हो जाएगा, F बराबर g(m)e(m) ये r ही रखेंगे तो r से r कटेगा तो क्यूब की जगह r² हो जाएगा, बचेगा। तो ये फिर फार्मूला हो जाएगा जहाँ यमी तथा r क्रमशः पृथ्वी का द्रव्यमान तथा त्रिज्या है। द्रव्यमान m द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण, जिसे प्रायः प्रतीक g द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, न्यूटन के द्वितीय नियम द्वारा बल F से संबंध F बराबर mg द्वारा संबंधित होता है। इस प्रकार अब इसकी जगह F बराबर mg होता है तो g बराबर F/m हो जाएगा, बराबर gme/re² लिख सकते हैं। अब इस प्रकार लिख देंगे तो g सहज ही मापन योग्य होता है। re एक ज्ञात राशि, पृथ्वी की त्रिज्या नाप के निकल आ जाएगी और g की वैल्यू हमें पता है। तो कह रहा है कि कैवेंडिश प्रयोग द्वारा अपना दूसरी विधि से प्राप्त कैपिटल G की माप स्मॉल g तथा re के ज्ञान को सम्मिलित करने पर me का आकलन समीकरण 7.12 की सहायता से किया जा सकता है। तो हम re आराम से पृथ्वी की त्रिज्या है नाप लेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान पता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पीछे हम लोग पता लगा ही लिए और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हमको पता है। तो इस प्रकार से हम आराम से कह रहा है me का आकलन समीकरण 7.12 की सहायता से किया जा सकता। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण पता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पता है, पृथ्वी की त्रिज्या पता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यही कारण है कि कैवेंडिश के बारे में एक प्रचलित कथन यह है कि कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौला। तो चूंकि इस माध्यम से पृथ्वी का द्रव्यमान निकाला था कैवेंडिश ने, इसलिए चूंकि किसी चीज को तौलते हैं, द्रव्यमान वाला तुला अलग होता है, तो तौल के ही हम लोग द्रव्यमान नापते हैं। तो ये माना गया कि कैवेंडिश ने पृथ्वी को तौल लिया था, ये कहावत प्रचलित है या ऐसा कहा जाता है। अब अगली हेडिंग है पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।